तिजकुपुर नाम के एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। भोला वैसे तो एक अच्छे गांव वाले की तरह बढ़िया कपड़े पहनकर रहता है, लेकिन दिमाग से बिल्कुल पैदल है बेचारा। अरे बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ पर तुम्हारी गाय जंगल की तरफ जा रही है। अगर वो किसी गड्ढे में गिर गई तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे कोई बड़ा सा जानवर भी खा सकता है उसे। लेकिन बिरजू काका, मेरी गाय तो घर के पास ही है। मैं घर से ही आ रहा हूँ। लगता आपके किसी और की गाय को देखा था। वाह रे मतलबी, वो तेरी गाय नहीं है, इसलिए उसे जंगल में जाने दे रहा है। मैं अगर बूढ़ा ना हो तो उसे जरूर बचा लेता। ठीक है, मैं अभी उसके पीछे जाता हूँ बिरजू काका। ऐसे बूढ़ा बिरजू एक झूठ बोलता है और उसे सच साबित करने के लिए सिर्फ 2 शब्द और कहता है, और ये भोला जंगल में चला जाता है। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने पर भी भोला को कोई गाय नजर नहीं आती है। पता नहीं बिरजू काका को कौन सी गाय कब दिखी थी। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई गाय नहीं है। वापस लौट जाता हूँ। ऐसे कहते हुए वापस लौट रहे भोला को एक आवाज सुनाई देती है। जाकर देखा तो एक शेर गाय का शिकार करने के लिए तैयार खड़ा था। वो देखकर भोला घबरा जाता है और कैसे भी करके उस गाय को बचाने की कोशिश करता है। एक काम करता हूँ, शोर मचाकर शेर का ध्यान भटक देता हूँ। उसके बाद गाय को लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। ऐसे हम दोनों ही बच जाएंगे। ऐसे कहते हुए भोला एक पेड़ के पीछे छुपकर खूब शोर मचाता है। वो शोर सुनकर शेर गाय से दूर चला जाता है। तभी भोला गाय को लेकर वहां से गांव में भाग जाता है। असल में उस गाय का कोई मालिक नहीं था, इसलिए वो गाय भोला के पास ही रह जाती है। तब झूठे बिरजू को अपनी ही बातों पर गुस्सा आता है। शुक्रिया बिरजू काका, आप ही की वजह से मुझे इतनी अच्छी गाय मिली है। आप ना कहते तो मैं जंगल में जाने का साहस ही नहीं करता। हाँ ठीक है, अब तुम्हें ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। पता नहीं इसकी किस्मत अच्छी है या मेरी ही किस्मत फूटी है। मैं जब भी इसे परेशान करने की कोशिश करता हूँ, उल्टा खुद ही परेशान हो जाता हूँ। शायद इसी को जैसे को तैसे कहते हैं। साल 1344। माना जाता है कि मट्टीपुरम गांव दुनिया के सबसे पहला आजाद गांव था। उससे पहले हर जगह, हर गांव किसी न किसी राजा के होते थे। मैं अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख चुकी हूँ, फिर भी हमारे खेतों में फसल नहीं हो रही है। हमारी प्रजा भूख से कमजोर हो रही है। ऐसे परेशान हो रही महारानी को गांव के एक ज्ञानी पास वाले जंगल में अकेले जाकर कुछ वक्त गुजारने को कहते हैं। ठीक है कहकर महारानी उस जंगल में जाती है और वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ पर इतनी अच्छी फसल कैसे हो रही है? मैं तुम्हारी रानी की हैसियत से पूछ रही हूँ, मुझे सच बताओ। ये हमारे देवता करते हैं।
हमारी रक्षा, हमारे लिए खाने का इंतजाम, सब कुछ। कहाँ पर है तुम्हारे देवता? मुझे उनकी जरूरत है। बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ। जो चाहिए वो देने को तैयार है। अपनी बात से मुकर गई तो तुझे तेरा राज्य के साथ मिटा दूंगा। रानी फिर से कहती है कि उसे जो चाहिए वो देगी, बदले में देवता को उसके साथ आना होगा। ठीक है कहकर देवता एक जोर की आवाज लगाते हैं और ऐसे कहते हैं, मेरी आवाज जहाँ तक पहुँची है वहाँ तक की जमीन मेरे लोगों को दे दो। उन पर कभी तुम्हारे राज्य का कोई हक नहीं होगा अब से। ठीक है कहकर रानी उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। उसके बाद उनके राज्य में भी सब कुछ अच्छा ही होने लगता है। सब खुशी से रहने लगते हैं। ऐसे वक्त गुजरता जाता है और पीढ़ियां बदलती जाती है। साल 1544। आज से ठीक 200 साल पहले मेरी परदादी ने इस जमीन को तुम्हें मुफ्त में दिया था। वो भोली, नादान और बेवकूफ थी, इसलिए ऐसा किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तुम पहली नहीं हो और हमें पता है कि तुम आखिरी भी नहीं हो। इस जमीन को छीनने के लिए बहुत से लोग आए थे और तुम्हें उन सब के अंजाम के बारे में भी पता है। बुरी किस्मत की वजह से हुई हादसों को इस जगह से मत जोड़ो। कहाँ है तुम्हारे देवता? मुझे उनसे बात करनी है। कहाँ पर चुप कर बैठे हैं? बाहर आने को कहो उन्हें। तुम्हें तुम्हारी मौत बुला रही है। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं।